Hello student, today we will learn about the different types of OSS softwares. So let's start. Examples of OSS free softwares. The next one is Python. इसके पहले वाले में भी हम इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें भी हमने फ्री सॉफ्टवेयर्स की बात की थी. अब उन्हीं कैटेगरी में जो नेक्स्ट आता है वो है पाइथन. Python is open source cross platform programming language created by Guido van Rossum in 1990 for Python Software Foundation. Python क्या है? एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो गाइडो वन ने क्रिएट की थी 1990 में. और किसके अंडर में की थी? पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंडर में. इट इज़ कॉम्पेटिबल विद द विंडोज़, मैक, लिनक्स एंड यूनिक्स. ये जो लैंग्वेज है ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पेटिबल होती है. मतलब आप कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कीजिए, आप इस लैंग्वेज को एक्सेस कर सकते हैं या इनसे बने हुए सॉफ्टवेयर्स को आप रन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ टॉमकेट. टॉमकेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सर्वर साइड एप्लीकेशंस सर्वलेट डेवलप अंडर द अपाचे फाउंडेशन. टॉमकेट क्या है? ये एक सर्वर साइड एप्लीकेशंस कलेक्ट करने का सिस्टम है जहाँ पे जिसको हम लोग सर्वलेट भी बोलते हैं. और ये किसके अंडर में रन होता है? अपाचे फाउंडेशन के अंडर में. तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो टॉमकेट सॉफ्टवेयर है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? अपाचे फाउंडेशन. इट कैन रन इंडिपेंडेंटली और विद एनी अदर वेब सर्वर टू प्रोवाइड वेरियस फंक्शनलिटीज़ लाइक यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी. अब यहाँ पर जो हम टॉमकेट की बात कर रहे हैं ये एक प्रकार का वेब सर्वर होता है. ये वेब सर्वर किसी दूसरे वेब सर्वर के कॉम्बिनेशन के साथ भी क्या कर सकता है? वर्किंग कर सकता है. और ये साथ में हमें क्या प्रोवाइड करता है? यूज़र ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है. इट इज़ बंडल्ड विद द अपाचे सर्वर. और यह जो टॉमकेट है आपको इंडिविजुअल डाउनलोड नहीं करना पड़ता. ये जब आप अपाचे सर्वर पूरा जब डाउनलोड करते हैं तब ये एज अ बंडल्ड उसी के साथ ये सॉफ्टवेयर आ जाता है. नेक्स्ट वन इज़ जावा एंड नेटबीन्स. Java is open and platform independent programming language most suited for developing web based applications. Java क्या है? एक ओपन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस. इसका यूज़ हम लोग जनरली वेब बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं इसको. इट इज़ डेवलप बाय जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम. इसको डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जेम्स गोसलिंग. ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है. और इसको कहाँ पे क्रिएट किया गया था? सन माइक्रोसिस्टम नाम की जगह पर. नेटबीन इज़ एन ओपन IDE फॉर राइटिंग एंड टेस्टिंग जावा एप्लीकेशन. नेटबीन क्या होता है? एक ओपन IDE होता है. IDE हम लोग लास्ट ईयर 11th में पढ़ चुके हैं. IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. तो नेटबीन क्या है? एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसमें हम लोग जावा की एप्लीकेशन को लिखते हैं, टेस्ट करते हैं, रन करते हैं और फिर उसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस को फाइनलाइज करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन. बॉस इसे कहा जाता है. बॉस इज़ फ्री विंडो लाइक इंडियन OS बेस्ड ऑन GNU एंड लिनक्स डेवलप बाय सीडेक एंड इज़ अवेलेबल इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस. बॉस क्या है? ये एक फ्री विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GNU और लिनक्स के अंडर में सीडेक कंपनी है इंडिया की, उसने इसको डेवलप किया है. और इसमें बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ OSS फ्री सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन ही चल रहा है. उसमें हमारे पास है ओपन ऑफिस. ओपन ऑफिस और ओपन office.org OO इज़ फ्री office application suite like MS Office developed under GPL and is available for MS Windows, Mac, Unix like OS. Open Office क्या है? ये एक ऑफिस एप्लीकेशन है जो कि फ्री है. ये बिल्कुल MS Office जैसी ही होती है. अब इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पर भी GPL मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो हम लोग लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर बना था उसमें हमने GPL के बारे में पढ़ा था. तो वहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है. GPL के अंडर में हम लोग किसको यूज़ करते हैं? ओपन ऑफिस को. अब ये जो ओपन ऑफिस है ये MS विंडोज़ में भी चल सकता है, मैक में भी चल सकता है, यूनिक्स में भी चल सकता है, लिनक्स में भी रन करता है.
ठीक है। तो आप कोई सा भी OS यूज़ करिए, आप उसमें ओपन ऑफिस को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। OO इज़ बेस्ड ऑन द स्टार ऑफिस एंड मेड ओपन सोर्स बाय सन माइक्रो सिस्टम। अब ये जो है ओपन ऑफिस, इसको सन माइक्रो सिस्टम ने कैसा बना दिया है, ओपन सोर्स बना दिया है, ताकि इसको कोई भी डाउनलोड करके इजीली यूज़ कर सकता है। इट इज़ सिमिलर टू द MS ऑफिस सॉफ्टवेयर। ये सेम किसके जैसा होता है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर, जो हम लोग जनरली विंडोज़ के साथ यूज़ करते हैं। इसे ओपन ऑफिस को OO इंक्लूड भी कहा जाता है। इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट। अब इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमारे पास MS वर्ड होता है, इसमें क्या नाम होता है, राइट करके एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आप वर्ड से रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर MS एक्सेल हम लोगों ने विंडोज़ में पढ़ा है, इसमें कैल्सी करके होता है, जिसमें आप लोग स्प्रेडशीट के ऊपर जो काम आप करना चाहते हैं, फंक्शन करना चाहते हैं, वो आप कैल्सी नाम के सॉफ्टवेयर के ऊपर कर सकते हैं। फिर पावर पॉइंट हम लोग जो बनाते हैं MS वर्ड के अंदर, वैसे ही पावर पॉइंट वाला जो फीचर होता है वो यहाँ पे इम्प्रेस के नाम से होता है। देन MS एक्सेस, ये एक प्रकार का डेटाबेस है जो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोवाइड करता है। वैसे ही यहाँ पे डेटाबेस नाम ही होता है डेटाबेस के लिए। उसके बाद यहाँ पे MS फ्रंट पेज होता है, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे HTML एडिटर के नाम से होता है। फिर ग्राफिक्स प्रोग्राम लाइक MS पेंट के समान यहाँ पे ड्रॉ होता है। और मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए हम लोग जो फॉर्मूला एडिटर यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैथ नाम का यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है। तो ओपन ऑफिस हम लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिखी हुई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और ओपन ऑफिस को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग स्टैंडर्ड। सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड रेफर्स द स्ट्रक्चरल स्पेसिफिकेशन विच आर फॉलोड बाय द डेवलपर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड वेंडर्स। सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा स्पेसिफिकेशन होता है जिसको हर डेवलपर को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर वेंडर को फॉलो करना होता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड है, इसको दो कैटेगरी में रखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड। फर्स्ट वन इज़ प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड एंड सेकंड one is open standard. In proprietary standards belongs to an organization or individuals. Proprietary standard के अंदर क्या होता है, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को क्या करता है, बिलोंग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड। और ओपन स्टैंडर्ड में क्या होता है, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड ओपन फॉर ऑल होता है, या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसे ओपन स्टैंडर्ड कहा जाता है। प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड आर दो स्टैंडर्ड विच बिलोंगिंग टू द कंपनी और पर्सन। प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड में आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है, वो सारे सॉफ्टवेयर किसी कंपनी या किसी पर्सन को बिलोंग करते हैं। देयर स्पेसिफिकेशंस आर अवेलेबल टू द यूज़र विद रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। अब उस सॉफ्टवेयर्स के, मतलब इस कैटेगरी में जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कुछ रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के साथ, या उनकी जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो हमें अवेलेबल होती है, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होते हैं उसमें हमें कोड गिवन नहीं होता। दे कैन नॉट बी पब्लिकली यूज्ड एंड यूज़र हैव टू बी बाय लाइसेंस टू यूज़ देम। हम इन सॉफ्टवेयर्स को पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते, और अगर हम लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, लाइसेंस यूज़ करना पड़ता है। अब ये बाय गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे BUY आना चाहिए था, मैंने उसको BYE कर दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पे BUY है, बाय लाइसेंस टू यूज़ देम। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, मतलब MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अगर आपको यूज़ करना है, तो आपको उसका लीगली एक लाइसेंस परचेस करना होगा। लेकिन अनऑफिशियली तो हम लोग बिना लाइसेंस परचेस किए ही इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आपने पायरेसी वर्ड सुना होगा। ये पायरेसी वर्ड यहीं से आता है कि अगर आप लाइसेंस ले बिना अनऑफिशियली इलीगल तरीके से कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पायरेसी कहलाता है, और वो इलीगल होता है। इसी कारण से जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हम लोग ऑफिस, एक्सेल, वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं, 80% सिस्टम पायरेटेड ही होते हैं। और जो पायरेटेड सिस्टम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है, या तो उनका लुक उतना अच्छा नहीं होता, उनका फील इतना अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स कम होते हैं। तो इस कारण से पायरेसी यूज़ करना कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस का ही सौदा होता है।
अब इसके कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड। फर्स्ट वन इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब जो प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड होते हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। इट इज़ अ फाइल क्रिएटेड इन MS Word इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर यूज़र देन रेसिपिएंट मस्ट हैव MS Word टू ओपन इट। अब देखिए प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, और वो लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट है हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब है कि हमारे पास जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने का एक पर्टिकुलर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैंने MS Word यूज़ किया, MS Word काय पे चलेगा, वो चलेगा आपका ऑब्वियस है कि विंडोज़ पे चलेगा, और विंडोज़ पे चलेगा और आपने MS Word के अंदर कोई एप्लीकेशन लिखी है या आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो कि MS Word में है। अब अगर वो मैंने MS Word का डॉक्यूमेंट किसी को सेंड किया और सामने वाले के पास मैक या कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ओपन ऑफिस में उसको चला सकता है, तो ओपन ऑफिस पे MS Word के डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होते। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा भेजा हुआ डॉक्यूमेंट उसके काम का नहीं है, या उसने अगर ओपन ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और मुझे भेजा तो मैं उसको MS Word में नहीं खोल पाऊँगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड्स में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि जिस फॉर्म में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है वही फॉर्म, वही ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सॉफ्टवेयर उसके पास भी होना चाहिए ताकि उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकें। तो मतलब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब फाइल में कंटेन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ट्रांसफर सिंस स्पेसिफिकेशन इज नॉट क्लियरली स्टेटेड। अब कितनी बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर्स बना के हम लोग यूज़ तो करते हैं लेकिन उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं होने के कारण हमारे जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसफ़र होने के दौरान क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं लीक हो जाती है या वो कोलैप्स हो जाती है। तो ये सब होता है जिस कारण अगर सॉफ्टवेयर में प्रॉपर स्पेसिफिकेशन मेंटेन नहीं किया गया है तब। सिंगल ऑनरशिप और कंट्रोल। प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड बिलोंग्स टू अ कंपनी और वेंडर सो अदर यूजर कैन नॉट ऐड एनहांस इट्स फंक्शनलिटी एंड यूजफुलनेस ड्यू टू द लिमिटेड टर्म्स एंड कंडीशन लिस्टेड इन द लाइसेंस। अब प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड क्या होता है, क्योंकि प्रोप्राइटरी स्टैंडर्ड में आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सॉफ्टवेयर कंपनी या किसी वेंडर को बिलोंग करते हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स में अगर आप अपने मन से कुछ नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सोर्स कोड नहीं होता। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लिमिटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आपके पास अगर एक नया आइडिया है जो उस सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी को और बढ़ा देगा तो वो नया आइडिया आप अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप चाहें तो उस आइडिया को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं जो वेंडर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रोप्राइटरी जो स्टैंडर्ड में जो भी सॉफ्टवेयर है हम उसमें हमारा क्रिएटिविटी वर्क नहीं दिखा सकते, वहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस होती है। ओपन स्टैंडर्ड की बात करें तो ओपन स्टैंडर्ड इज़ ओपन टू ऑल, दैट इज़ इट इज़ पब्लिकली फ्रीली एंड एक्सेसिबल विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस टू यूज़र। ओपन स्टैंडर्ड में अपन ने क्या देखा कि इस कैटेगरी में आने वाले जितने सॉफ्टवेयर होते हैं वो ओपन होते हैं सभी के लिए, पब्लिकली और फ्रीली हम उनको डाउनलोड कर सकते हैं और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है। अवेलेबिलिटी, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू ऑल रीड एंड इम्प्लीमेंट विदाउट एनी रॉयल्टी और फीस। इसकी अवेलेबिलिटी के कारण क्या होता है कि हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, हम इजीली इनको रीड कर सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए हमें कोई रॉयल्टी या फीस देने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये इट गिव्स फ्रीडम टू यूज़र फॉर चूजिंग देयर प्लेटफॉर्म, इट डज नॉट ब्लॉक द कस्टमर टू यूज़ पर्टिकुलर एप्लीकेशन बाय पर्टिकुलर वेंडर, द यूज़र कैन चूज एनी सॉफ्टवेयर ऑफ देयर चॉइस टू ओपन अ फाइल। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होता कि अगर आपको कोई फाइल एक्सेस करना है तो आपको पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ही चलाना पड़ेगा, या कोई फाइल आपको चलाना है या रन करना है या एग्जीक्यूट करना है तो आपको पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं होती, इसलिए इन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की कैटेगरी में। नेक्स्ट होता है नो डिस्क्रिमिनेशन, इट डज नॉट फेवर एनी डेवलपर और ओवर अनादर।
यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं होता। क्यों क्रिएट नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर वेंडर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल्स का फेवर नहीं लिया जाता। जो सॉफ्टवेयर जैसा है उसको वैसे ही मेंटेन किया जाता है। लास्ट, नो हिडन इंफॉर्मेशन। The open license requires the publication of reference information for extension and license for all developers to create, distribute and sell software that is compatible with the extension. It is completely transparent, so no fear of losing private information. यहाँ पे अगर हम इस कैटेगरी में आने वाले सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ओपन लाइसेंस होता है जिसमें आपको जो भी इस सॉफ्टवेयर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होती है उसका जो रेफरेंस होता है, जो पब्लिकेशन होता है, जो एक्सटेंशंस होते हैं या उसको क्रिएट करने के लिए जो कोडिंग होती है वो सारी हमें ओपन रखना होती है और उसके लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर फाउंडेशन को देना होती है, जिससे जब भी कोई यूज़र इस सॉफ्टवेयर को नए तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करे, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करे तो वो क्या हो सके, ईज़िली कॉम्पिटिबल हो सके। और इस कारण से इसमें जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और जब वो ट्रांसपेरेंट होती है तो यहाँ पे हमारा एक जो टेंशन होता है कि हमारा डेटा लीक हो सकता है, प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, वो टेंशन से हम लोग फ्री हो सकते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पे प्राइवेट इंफॉर्मेशन का होने का डर हमारा ख़त्म हो जाता है। अब जब हमारी नेक्स्ट स्लाइड बनेगी तो उसमें हम लोग बात करेंगे हम लोग कौन कौन से ओपन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर जनरली यूज़ करते हैं या कर सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा कॉमनली यूज्ड ओपन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स। फर्स्ट वन इज प्लेन टेक्स्ट और .ASCII। प्लेन टेक्स्ट दैट इज टेक्स्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। जब भी हम लोग कोई प्लेन टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो अगर हम लोग उसके लिए ओपन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो हमें .ASCII सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम लोग प्लेन टेक्स्ट के लिए जो भी टाइपिंग वर्क करना है वो इसमें हम लोग कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और .HTML। इट इज़ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर द वेब पेज। अगर हम लोग कोई वेब पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें .HTML लैंग्वेज यूज़ करना होती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल यूनिवर्सल फॉर्मेट। ये फ्लेक्सिबल होती है, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजीली रन की जा सकती है और ये यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है एंड कैन बी रीड थ्रू एनी वेब ब्राउज़र प्रोग्राम। और इसको इजीली हर ब्राउज़र सपोर्ट करता है, इसको रीड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और वी कैन से इट इज़ अ XML is a text-based markup language which allow to create application-specific structured document. Extensible markup language जो है ये text-based होती है, markup language होती है as usual HTML जैसी, which allow to create application-specific structured document. ये आपको कुछ applications को create करने में help करती है जिसमें specific structured document की requirement हो। इट इज़ ओपन, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। ये XML लैंग्वेज जो है ये ओपन होती है। ओपन मतलब आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री फॉर ऑल होती है। पोर्टेबल होती है, पोर्टेबल इन द सेंस आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि यहाँ पर लैंग्वेज को जब आप यूज़ करेंगे तो वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन की जा सकती है। एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, और ये HTML का एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसी कारण से इसको एक्सटेंसिबल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मोस्टली यूज फॉर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। XML का जनरली हम लोग यूज़ कहाँ पर करते हैं, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में। नेक्स्ट वन इज़ जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। आप इसको JPEG और .jpeg के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रकार से commonly used open standard software है। It is one of the most efficient still picture compression format। जैसा मैंने भी आपको बताया JPEG या .jpeg को आप लोग भी जानते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन पिक्चर कंप्रेशन फॉर्मेट होता है। इट इज़ ओपन एंड वेरी लाइट फॉर्मेट। ये ओपन है, ओपन का मतलब है कि इसको हर कोई यूज़ कर सकता है और बहुत ही लाइट फॉर्मेट होता है। इसमें जो पिक्चर्स की मतलब इमेजेस की हम लोग बात कर रहे हैं उसकी साइज़ कम होती है।
It also allows you to determine the rate of data compression. ये आपको रेट ऑफ डेटा कंप्रेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट वन इज़ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स डॉट PNG फाइल, जिसको हम लोग बोलते हैं. PNG इज ओपन एंड लाइसेंस फ्री इमेज फॉर्मेट अल्टरनेटिव टू .gif. PNG क्या है? ये भी ओपन सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस फ्री इमेज फॉर्मेट है. अब .gif एक और फॉर्मेट होता है जो कि पिक्चर्स और इमेजेस के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन वो जो फॉर्मेट होता है वो ओपन स्टैंडर्ड में नहीं आता है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव हम लोग क्या यूज़ करते हैं? PNG. जनरली इट इज़ यूज टू डिस्प्ले और ट्रांसपोर्ट इमेजेस ऑन इंटरनेट और वेब एप्लीकेशन. इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? इमेजेस और डिस्प्ले के ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज़ करते हैं. कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन? इंटरनेट के ऊपर या वेब एप्लीकेशंस के ऊपर. इट अलाउ डेटा कंप्रेशन विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. यहाँ पर आप डेटा का कंप्रेशन भी कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो ये कुछ अपन ने अभी कॉमनली यूज ओपन स्टैंडर्ड देखें. अभी और भी बाकी है, वो भी अपन देखते हैं. जैसे यहाँ पर एक है वर्बीज या .ogg. आपने ये नाम कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ये फॉर्मेट जनरली यूनिक्स और लिनक्स के ऊपर यूज़ किया जाता है. हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग वाले सिस्टम यूज़ करते हैं, इस कारण से इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए. इट इज़ न्यू ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट डेवलप्ड बाय jim.org as alternative to .mp3, .vqf, .wma etc. OGG वर्बीज एक नया ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट है जो jim.org ने क्या किया है? इस्टेब्लिश किया है. और एक इसका अल्टरनेटिव है .mp3 का, .vqf का, .wma का. इसमें से आपने केवल .mp3 सुना होगा. .vqf और .wma ये आप लोगों ने नहीं सुने होंगे क्योंकि ये भी कुछ साउंड के ही अलग अलग फॉर्मेट होते हैं जिनमें साउंड की फाइलें या ऑडियो फाइलें सेव की जाती हैं. इट इज़ फ्री, ओपन एंड अनपेटेंटेड स्टैंडर्ड यूज टू स्टोर एंड प्ले डिजिटल म्यूजिक. अब ये जो ऑग वर्बीज की बात हो रही है, ये ऑग वर्बीज जो है ये एक प्रकार से अनपेटेंटेड स्टैंडर्ड होता है जो स्टोर भी किया जा सकता है, प्ले भी किया जा सकता है विदाउट एनी कंसेंट. आप इसको, ये ओपन फॉर ऑल होता है तो ऑब्वियस है कि आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर अपनी म्यूजिक फाइल्स को रन कर सकते हैं. OGG is the name of the container format for the audio video and Verbiz is the name of specific audio compression scheme that is part of .ogg format. यहाँ पर इन्होंने केवल इतना बताने की कोशिश की कि OGG जो होता है वो एक प्रकार का कंटेनर फॉर्मेट होता है जिसमें ऑडियो वीडियो को आप लोग सेव कर सकते हैं. Verbiz जो होता है वो स्पेसिफिक ऑडियो कंप्रेशन स्कीम होती है और वो भी .ogg का ही फॉर्मेट होता है. क्लियर है? मतलब आप इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि OGG या वर्बीज की जो बात हो रही है ये एक प्रकार से ओपन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो ऑडियो वीडियो फाइल के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ www. एज यू नो अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ www, दैट वर्ल्ड वाइड वेब और www इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट. ये तो आप सभी को पता है कि ओपन स्टैंडर्ड होता है और उसको हम लोग इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं. इट इज डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशन मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट. ये लाइन इनकम्प्लीट है तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि हम www जो ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन मॉडल्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है. ये फ्री फॉर ऑल होता है, मतलब आपको इसके लिए कुछ अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप इसको ओपनली यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ TCP/IP. हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं. ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ वाइडली यूज ओपन स्टैंडर्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज टू फॉर्म कंप्यूटर नेटवर्क रेंजिंग फ्रॉम लैंड टू इंटरनेट. अब TCP/IP के बारे में हमने पढ़ा था. ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोटोकॉल होता है जब हम लोग नेटवर्किंग के बारे में बात करते हैं या इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं. तो जो मॉडल, जो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो किया जाता है वो रूल्स TCP/IP द्वारा डिफाइन किए जाते हैं. अब यहाँ पर जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो TCP/IP का यूज़ करते हुए लैन से लेकर इंटरनेट तक कनेक्ट किया जा सकता है. इट इज़ 5 लेयर कम्युनिकेशन मॉडल फॉलोड बाय द कंप्यूटर्स व्हेन कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, इसमें टोटल 5 लेयर होती हैं और पाँचों लेयर्स में के अपने स्पेसिफिक टास्क होते हैं और वो जो टास्क होते हैं उसी के बेसिस पर आप कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है.
नेक्स्ट है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या इसको ODF भी कहा जाता है। ODF इज एन XML बेस्ड ओपन फ्री फाइल फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सच एज डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एक्सेट्रा। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है ODF, ये जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही एक फॉर्मेट होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, वो ओपन स्टैंडर्ड में नहीं आता। हम लोग ओपन स्टैंडर्ड अगर यूज़ कर रहे हैं या एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो हमें ODF की बात करना होती है, और इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिलती है। जैसे वहाँ पे आपको वर्ड डॉक्यूमेंट मिलता है तो यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको एक्सेल मिलता है तो यहाँ पे स्प्रेडशीट मिल जाती है, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे एप्लीकेशन को रिप्लेस करने का काम करते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय ओएसिस ऑर्गेनाइजेशन, द फुल फॉर्म ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय ISO। क्लियर है, ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको एस्टेब्लिश किया था और इसको ISO ने प्रमाणित किया हुआ है, ठीक है, इसको सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि ये वैलिड है। इट इज़ डिफिकल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन लाइक ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस एंड IBM's वर्कस्पेस। सॉरी, डिफ़िकल्ट नहीं, वो डिफ़ॉल्ट है। ये जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हम लोग ऑफिस को इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे ही अगर आप स्टार ऑफिस या स्टार ओपन ऑफिस या IBM का वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको ODF बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में मिलेगा। इट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय सम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर लाइक MS Office 2007। इसको MS Office में भी आपको ये मिल जाएगा, मतलब MS Office का भी ये एक पार्ट होता है। और इसके जो एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे हम लोग MS Office यूज़ करते हैं, अगर हम लोग वर्ड फाइल बना रहे हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .doc या .docx। अगर हम लोग एक्सेल फाइल बना रहे हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है या जो एक्सटेंशन होता है .xls। क्लियर है। वैसे ही जब हम लोग ODF डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं तो अगर इसमें कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, ODT। अगर स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट है तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो बदल के क्या हो जाएगा, ODS। और फिर अगर प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट है तो वो हो जाएगा .odp, और ग्राफिक्स फाइल है तो उसका हो जाएगा .odg, और डेटाबेस फाइल है तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो हो जाएगा .odb। तो ये एक प्रकार का ODF अपने आप में क्या है, ओपन स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग, या हाउ इंडियन लैंग्वेजेस स्क्रिप्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड इन कंप्यूटर्स। अब हम लोग आजकल जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, मतलब आज से मैं अगर 10-12 साल पहले की बात करूं तो जो कंप्यूटर मोबाइल वगैरह आते थे उसमें हम लोग इंडियन लैंग्वेजेस को यूज़ नहीं कर सकते थे, हमें इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो करना होता था, या उसमें 2-3 लैंग्वेजेस के और ऑप्शन होते थे जो हम लोग जानते ही नहीं थे। क्लियर है। लेकिन आज जो सिस्टम आते हैं, आज जितनी डिवाइसेस आती है उन सारी डिवाइसेस के अंदर आपको इंडियन लैंग्वेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहे तो अपना कंप्यूटर हिंदी में चलाएं, चाहे तो मराठी में चलाएं, चाहे तो गुजराती में आप अपना सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, इवन मोबाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब किस कारण से पॉसिबल है, या किस कारण से हम लोग जो इंडियन लैंग्वेजेस है आजकल हमारे सिस्टम में यूज़ कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे एक स्क्रिप्टिंग होती है। वो स्क्रिप्टिंग के बारे में अपन इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें अब क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट, इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग। इट रेफर्स टू एबिलिटी टू इंटरेक्ट इन डाइवर्स इंडियन लैंग्वेज ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब देखिए, इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं या स्क्रिप्टिंग की हम लोग जो बात कर रहे हैं, उसमें आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारी लाइफ में है या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम लोग जितनी इंडियन लैंग्वेजेस है उसमें हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हम लोग हमारी लैंग्वेज में ऑपरेट कर सकते हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये आजकल के सिस्टम में आपको ज़्यादा मिलेगा। आज से 10 साल या 12 साल या 15 साल पहले जो सिस्टम आते थे उसमें केवल आपको इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो करना होता था, लेकिन अब ये सिस्टम जो चला हुआ आ रहा था 12 साल से, वो ख़त्म हो चुका है। अब आप जो कंप्यूटर है अपनी लैंग्वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज़ पर 1951 सेंसस, 845 लैंग्वेज वर आइडेंटिफाइड, आउट ऑफ विच 60 वर स्पोकन बाय
एटलीस्ट 10 लाख पीपल। देखिए 1951 में जो सेंसस हुआ था, जनसंख्या की गणना हुई थी, उसमें पता चला था कि इंडिया में 845 लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन उसमें से 60 लैंग्वेजेस ऐसी थी जिसको कम से कम 10 लाख लोग बोलते हैं। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोटिफाइज 22 लैंग्वेज ऑफ द विच 6 लैंग्वेज हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मराठी एंड गुजराती आर स्पोकन बाय एटलीस्ट 50 मिलियन पीपल। अब इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने नोटिफाई किया कि 22 लैंग्वेजेस में से टोटल 6 लैंग्वेजेस ऐसी है जिसमें से हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली, मराठी और गुजराती ऐसी लैंग्वेजेस है जिसको 50 लाख लोग 50 लाख पीपल कंटिन्यूस बोलते हैं या अपनी डेली की रूटीन में इनका यूज़ करते हैं। टू फैसिलिटेट ICT यूसेज फॉर रूरल पीपल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस। अब दिक्कत ये थी कि जब तक हम हमारी लैंग्वेज में किसी सिस्टम को नहीं लें तब तक हम उससे ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो पाते, और सिस्टम को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए या कंप्यूटराइज सिस्टम को फॉलो अप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले तो एक मिनिस्ट्री बनाई जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन के नाम से, टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। उसने एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया ताकि इंडियन लैंग्वेजेस को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। और इसके प्रमोशन से क्या होगा कि जितने सिस्टम हैं उनको, या जो कंप्यूटर्स है या जो लैपटॉप है या जो डेस्कटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल्स है, उनको गांव-गांव तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आज भी हमारे देश में काफ़ी इलिटरेसी है, और उस इलिटरेसी को कवर अप करने के लिए टेक्नोलॉजी का गाँव तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। टेक्नोलॉजी को लोग तभी अपना पाते जब उसके अंदर चलने वाली लैंग्वेज उनके लिए फेमिलियर होती। अब अगर ये सिस्टम सारे इंग्लिश में होते तो क्या ये पॉसिबल था कि सिस्टम, मोबाइल, टैबलेट गाँव तक पहुंच पाते? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था। इसी कारण से मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया। और इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के कारण जो लोग थे उनकी पहुंच कहाँ तक हुई, टेक्नोलॉजी तक हुई, और उसके कारण ही लोग अब लिटरेट होने लगे हैं और लोग फेमिलियर होने लगे। तो इस प्रकार से जो गवर्नमेंट की पहुंच है वो रूरल एरिया तक पहुंच चुकी है। तो इंडियन लैंग्वेज कंप्यूटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और इसी के कारण आज हम लोग गांव-गांव में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया जा रहा है और उसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं, लेकिन अब आगे आने वाली स्लाइड्स में, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं या किस प्रकार का सिस्टम हमारे पास अवेलेबल होता है ताकि हम लोग इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट कर पाते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग स्क्रिप्ट हमारे पास अवेलेबल होती है, फॉन्ट की बात करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हमारे 2 चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी 2 वीडियो लेक्चर और लग जाएंगे शायद इसमें। तो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू।